Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 26 September, so let's get started. But before starting, uh, I really feel जो हरियाणा पीएससी में हुआ कल बच्चों के साथ आपका मेंस का रिजल्ट आया 400 पोस्ट। ओके, और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं सिर्फ 61 स्टूडेंट्स। राइट, तो ये बहुत गलत हुआ है। अब इस पे क्या क्लैरिफिकेशन देता है पीएससी वो देखेंगे, बट आई रियली फील फॉर द स्टूडेंट्स जो हुआ उनके साथ। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप यूपीएससी पे फोकस कीजिए, एटलीस्ट वो फिर भी थोड़ा फेयर है। चलिए, यहाँ से हम देखते हैं। कल मैंने आपको दिखाया था ये जो हमारा ईस्टर्न एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर बन रहा है, ओके, फ्रॉम व्लादिवोस्टोक टू चेन्नई। ओके, ये हमारा चेन्नई है। कलर चेंज कर लेते हैं। दिस इज आवर चेन्नई। ओके, यहाँ है व्लादिवोस्टोक, रशिया। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट ऑफ चेन्नई टू पोर्ट ऑफ व्लादिवोस्टोक, रशिया। ठीक है, ये है 5647 नॉटिकल माइल्स। तो हम लोग ये कॉरिडोर प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यहाँ साउथ चाइना सी से होते हुए आएगा, ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी। ओके, अभी हमारा जो प्रेजेंट रूट है वो वाया बाल्टिक सी जाता है। यहाँ पर है बाल्टिक सी। तो अब देखिए, यहाँ से पूरा ये स्विस कैनाल आएगा, यहाँ स्विस कैनाल से पास होगा। राइट, फिर यहाँ इंग्लिश चैनल है तो इंग्लिश चैनल से पास ऑन होगा। ओके, तो ये काफी काफी बड़ा रूट है, 86575 नॉटिकल माइल्स। ऑलराइट, यहाँ पर पहुंचने में हमें लग जाते हैं ऑलमोस्ट 40 डेज। लेकिन अगर हम इस रूट को डेवलप कर लेते हैं तो हम लोग सिर्फ 12 डेज में अपने ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगे। ऑलराइट, तो एक तो ये ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया जा रहा है ताकि रशिया इंडिया के बीच ट्रेड को और बढ़ाया जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद कल हमने एक कुछ नाम देखे थे जो मैंने आपको कहा था कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनमें से एक था गलाथिया बे। ओके, ये हमारा जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है उसके एकदम सदर्न पॉइंट में है। ठीक है, एक तो ये रहा इंदिरा पॉइंट जो कि डूब गया था सुनामी में, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता था इंडिया का। ठीक है, और ये जो एरिया है ये है हमारी गलाथिया बे। ऑलराइट, ये लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। ऊपर भी देख लेते हैं, ये नंबर 1 पे जो है ये रंगनाथ बे। ऑलराइट, नंबर 3 दिस इज कैम्बल बे। ऑलराइट, बस बाकी ये शास्त्री नगर वगैरह है, नॉट इम्पोर्टेंट। बट गलाथिया बे, कैम्बल बे एंड रंगनाथ बे, और रिमेंबर दिस। ओके, तीनों हमारा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के पास है, और इसी में हमारा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। हाँ, नेक्स्ट, कल ही न्यूज में था कि चाइना चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पर आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट कर रहा है ताकि फिलीपींस और वहाँ की कंपनीज को या वहाँ के फिशरमैन्स को फिशिंग करने से रोका जा सके इन साउथ चाइना सी। और ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज नाइन नाइन डैश लाइन। इसी 9 डैश लाइन को चाइना कहता है कि ये हमारे हिस्टोरिकली ये वाटर टोटली हमारे थे पूरी तरीके से। ओके, जबकि जो यूएन क्लॉज है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉस ऑफ सी, ये कहता है कि आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल वाटर हो सकता है, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका ईजेड हो सकता है। ओके, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन चाइना क्लेम करता है कि नहीं, ये पूरा साउथ चाइना सी मेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, तो अब ये देखिए, यहाँ पर मैनीला कैपिटल है फिलीपींस की, ये रहा वियतनाम। तो इन सबके भी ईईजेड के साथ ये ओवरलैप होता है। ठीक है, तो ये क्लेम चलता रहता है साउथ चाइना सी में। हमारे जो काम का है एग्जाम के लिए वो है स्कैरबरो शोल, इसकी लोकेशन, नेक्स्ट पैरासल आइलैंड, और सबसे नीचे है स्प्रैटले आइलैंड। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नॉर्थ से साउथ में अरेंज करने के लिए दिए जा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब आप वापस आते हैं न्यूज़पेपर पर। ठीक है, ये लोकेशन मुझे एक्चुअली कल ही दिखानी थी आपको, बट वो मिस हो गई उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो ये मायूस बच्चा देख रहे हैं, बिकॉज कल मैंने आपको समझाया था अजरबैजान और आर्मेनिया का इशू। तो जो नगोर्नो काराबख रीजन है उसको जीत लिया है अजरबैजान ने, और जो आर्मेनियंस यहाँ रह रहे थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड लिविंग दी टाउन। ऑलराइट, यहाँ पर अब आज के टाइम में क्या है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सिर्फ ये 3 फ्रंटियर नहीं रह गए वॉर के, 2 और हैं। एक है स्पेस, ओके, स्पेस में भी वॉर हो सकती है, और दूसरा है साइबर। ठीक है, तो इन दोनों पर भी अब फोकस करने की जरूरत है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में तो हम कभी बात करेंगे ही मेंस में, बट यहाँ पर फिलहाल यूएसए के कंटेक्स्ट में है दैट यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स हैज
internal discussion about setting up hotline with China to prevent crisis in space. ओके, और ये क्राइसिस क्यों डेवलप हो रहे हैं? बिकॉज यूएसए क्या कर रहा है, वो अपनी स्पेस की एक ब्रांच स्टैब्लिश करना चाहता है जापान में। तो वो चीज़ चाइना को पसंद नहीं है, ठीक है। तो कल को कुछ कंफ्लिक्ट ना हो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो वो लोग एक हॉटलाइन स्टैब्लिश करना चाहते हैं ताकि कम्युनिकेशन रहे उन दोनों के बीच। एज चाइना's military ambition in the Indo-Pacific unnerved its neighbors, मतलब जापान, साउथ कोरिया, okay, and the war in Ukraine spotlights the importance of space capabilities in the warfare, right? Now the Space Force was exploring the potential establishment of a local headquarter in Japan. तो वो चीज चाइना को शायद पसंद नहीं आएगी। ओके, स्पेस वॉर क्या होती है, आप जैम कर देते हो सैटेलाइट सिग्नल्स को। और आप ये सोचिए कि अगर एक बार को सैटेलाइट सिग्नल्स मिलना बंद हो गए, तो खुले आसमान में एयरफोर्स क्या कर पाएगी? नो मैटर आपकी एयरफोर्स कितनी पावरफुल है, अगर सैटेलाइट से सिग्नल्स ही जैम कर दिए गए तो आप उड़ते रहिए खुले आसमान में। यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग एंड वेयर इज योर टारगेट। ऑलराइट, तो स्पेस वॉर और साइबर वॉर, इसके लिए इंडिया कितना रेडी है, ये आप अपने मेंस के लिए जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। ऑलराइट, आर्मी, नेवी फोर्स, नेवी एयरफोर्स, ये सब बहुत हो चुका, उनका एक थिएटराइजेशन करके चीज है, तो या तो इस पे आपको मेंस में क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, थिएटराइजेशन ऑफ कमांड जो हम लोग कर रहे हैं अभी रिफॉर्म। ऑलराइट, और दूसरा आपको मिल सकता है इंडिया फ्यूचर रेडी कितना है वॉर के लिए, तो वो साइबर वॉर भी आएगी उसमें और स्पेस वॉर भी आएगी। तो इसमें आप रिकमेंड कर सकते हैं कि हमें भी इसका एक सेपरेट विंग बनाने की जरूरत है अब, ठीक है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज अगर उसकी तैयारी कर रही तो हमें भी करनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर फिलिपिन कोस्ट गार्ड ये कट कर रहा है फ्लोटिंग बैरियर को जो कि इंस्टॉल किए गए थे साउथ चाइना सी में। ओके, और किस जगह पर? वही स्कारबरो शोल जो मैं आपको मैप में दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट है तालिबान वेट यूजिंग यूएस मास सर्विलेंस प्लान। अब तालिबान यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग लार्ज स्केल कैमरा सर्विलेंस शुरू करेंगे इन नेटवर्क ऑफ अफगानिस्तान सिटीज। ओके, क्योंकि वो चाहते हैं सिक्योरिटी को रिस्टोर करना, क्योंकि काफी सारा इस्लामिक स्टेट से एफिलिएटेड टेररिस्ट इन्होंने काफी सारे अटैक कर रखे हैं यहाँ पर, ये काफी सारी अफगान सिटीज पर क्लेम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो कि तालिबान पावर में आ गया, बट अब तालिबान के सामने खड़ा हुआ है इस्लामिक स्टेट, ठीक है। तो मतलब वहां पर वॉर जस की तस आज भी जारी है, राइट। तो वहां पर अभी तक कुछ चेंज हुआ नहीं है अफगानिस्तान में। यहाँ पर G20 मीट जब हुई थी तो बाइडेन ने भी रेज किया था ये मैटर, ये निज्जर किलिंग इन कनाडा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली वहां जाके बोल दिया, ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने पहले दूसरी कंट्रीज को भी बताया था, उन लोगों ने भी इंडिया के साथ ये मैटर रेज किया था, बट इंडिया ने डिनाई किया कि नहीं हमारा कोई हाथ नहीं है। तब जाके उन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में बोला और फिर सारा सियापत आप जानते हैं क्या क्या हुआ है। ऑलराइट, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने अनवील किया है स्टैच्यू ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन दिल्ली। ये सब इतनी काम की न्यूज़ नहीं है आपके एग्जाम के लिए, इन सब को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर आपने कल का न्यूज़पेपर नहीं देखा ना, उसको जरूर देख लेना, उसमें सच में 3-4 ऐसी चीजें थी जो पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है आपके प्रीलिम्स के लिए। कल का न्यूज़पेपर मिस नहीं करना। यहाँ पर पहले तो ये याद रखना है कि असोल भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दिल्ली में है, ओके, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में, ठीक है। ये दो चीजें याद रखिए बस। लेट्स मूव ऑन। इलेक्शंस आ रहे हैं 5 स्टेट में, तो अधिकतर इलेक्शन से रिलेटेड ही न्यूज़ होती है। सो जिस दिन ज़्यादा न्यूज़ ना हो उस दिन आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये पीवी नरसिम्हा राव केस के बारे में, ये 2 दिन पहले भी आया था, ठीक है। ये 1998 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि कुछ मेंबर्स ने ब्राइब लेकर वोट किया था पार्लियामेंट में, राइट। अब होता ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 105 एंड अंडर आर्टिकल 194, ठीक है, रिस्पेक्टिवली विद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सबको क्या किया गया है कि कुछ इम्यूनिटीज दी गई हैं। और उनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट इम्यूनिटीज क्या है? पहला, कि आप जो भी कहेंगे हाउस में, उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। आपको पूरी लिबर्टी अपने हाउस में आप क्या कहते हैं क्या नहीं, किस इशू पर क्या स्टैंड लेते हैं, और आप हाउस में जो भी वोटिंग करेंगे वो भी कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती। ऑलराइट, तो इन दोनों आर्टिकल्स को री इंटरप्रेट करना चाहता है कोर्ट इस नरसिम्हा राव केस में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ये हुआ था झारखंड जनमुक्ति मोर्चा के कुछ एमएलएस थे जिन्होंने ब्राइब लिया था वोटिंग करने के लिए।
ऑलराइट। तो उस टाइम तो कोर्ट ने ये कह दिया था उस जजमेंट में कि यार लेजिस्लेचर्स हैव द इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑन ब्राइबरी चार्जेस फॉर देयर स्पीच और वोट इन द पार्लियामेंट। ये इम्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दी है। बट अब जाकर कोर्ट इसको दोबारा इंटरप्रेट करना चाहता है दिस आर्टिकल 105 एंड 194, जो कि प्रिविलेजेस देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, आपके मेंस के लिए प्लीज एक प्रॉपर क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। मैं पहले भी 2 बार बोल चुका हूँ प्रिविलेजेस पर। ओके, प्रिविलेजेस ऑफ बोथ, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर भी हैं कुछ, जैसे सेशन के टाइम अरेस्ट नहीं कर सकते, 40 डेज बिफोर एंड 40 डेज आफ्टर आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, आप नोटिस भेज सकते हो। ठीक है, आपको हाउस के जो स्पीकर और चेयरमैन उनको इन्फॉर्म करना होगा। राइट, उसी तरह पार्लियामेंट के पास कलेक्टिवली भी कुछ प्रिविलेजेस हैं। लाइक वो अपनी सीक्रेट मीटिंग होल्ड कर सकता है, उस टाइम वो मीडिया पर्सन को बार कर सकता है कि ये सीक्रेट मीटिंग है, आप लोग नहीं आएंगे इसमें। राइट, इस तरह की कलेक्टिवली भी कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, इंडिविजुअल लेवल पर भी कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। राइट, एंड रिमेंबर, जनरली हम जब लेजिस्लेचर की बात करते हैं ना, ठीक है, 3 विंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर में हम लोग मानते हैं प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, अलॉन्ग विथ लोकसभा एंड राज्यसभा। क्यों मानते हैं हम प्राइम मिनिस्टर को इसका पार्ट? बिकॉज, क्योंकि कहने के लिए तो आपको लगेगा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, बट प्रेसिडेंट को हम इसका पार्ट क्यों मान रहे हैं लेजिस्लेचर का? वो इसलिए मानते हैं क्योंकि जब भी कोई बिल पास होता है ना, तो वो एक हाउस से पास होगा, फिर दूसरे हाउस से पास होगा, उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट से एसेंट मिलेगा उसको, बिल को, तब जाकर वो एक्ट बनता है। ठीक है, इसलिए प्रेसिडेंट को हाउस का ही पार्ट माना जाता है। ऑलराइट, तो ये जो प्रिविलेजेस हैं जो पार्लियामेंट को दिए गए हैं या इंडिविजुअल एमपीज को दिए गए, ये प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट को एक्सटेंड नहीं होते हैं। ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो आप ध्यान रखिएगा अपने प्रीलिम्स के लिए, अदरवाइज वहां एग्जाम में गड़बड़ होगी। अपटेक इन मनरेगा डिमांड कंटिन्यूज। देखिए, जब भी क्या होता है कि अगर मान लो कि जब भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, स्पेशली रूरल एरियाज में, ठीक है, जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होंगी तब तब मनरेगा की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। राइट, सपोज कीजिए कि बहुत ही आप कह लीजिए कि सेमी रूरल एरिया या रूरल एरिया में कोई छोटी छोटी चल रही होंगी कंपनी, जहाँ फैक्ट्रीज, जहाँ पे 2-3 लोग मिलके काम करते होंगे, कॉटेज इंडस्ट्री टाइप। अब सपोज कीजिए कि अगर वो क्लोज डाउन हो गई, ठीक है, या सपोज कीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उनके पास डिमांड नहीं है, तो अभी उन लोगों ने रिलीज कर दिया अपने वर्कर्स को कि अभी काम नहीं है। तो ऐसे में अब जब उनके पास काम नहीं होता है तो फिर वो चले जाते हैं मनरेगा में जॉब के लिए, वर्क के लिए। ठीक है, बिकॉज मनरेगा से डिमांड ड्रिवन स्कीम, जितने भी लोग आएंगे उन सबको काम देना पड़ेगा। राइट, तो अगस्त में ज़्यादा डिमांड हुई है। तो इसका रीज़न आप उससे भी कह सकते हो कि अगस्त में क्या हुआ, हमारा ऑलमोस्ट 30% रेनफॉल डेफिसिट था। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हुआ। अब ये जो फार्म में एज अ लेबरर काम कर सकते थे, उनको उतनी डिमांड नहीं मिली, उतनी लेबर्स की जरूरत नहीं हुई। ठीक है, तो वो हो गए अनएम्प्लॉयड। तो अब अनएम्प्लॉयड हो गए तो कहाँ जाएंगे वापस से? मनरेगा में काम लेने। ऑलराइट, क्योंकि वो राइट देता है आपको, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, आप अगर वहां जाओगे तो काम देना ही पड़ेगा सरकार को आपको। ठीक है, तो अब इसको आप रिलेट कर सकते हो कि देखिए क्लाइमेट चेंज अगर ऐसे होता है, ठीक है, रेनफॉल डेफिसिट हो जाए, कल को फ्लड्स आ जाए, कुछ आ जाए, तो अल्टीमेटली सीधा सीधा असर किस पे पड़ेगा? इन लेबर्स पे, यानी कि सीधे सीधे असर पड़ता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर। ओके, तो ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज है तो उसको हम एनवायरमेंट से सोचें, वो क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को भी पूरी तरीके से अफेक्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये सब फालतू की पॉलिटिकल न्यूज़ है, नॉट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के आधार, जो लोग डिस्प्लेस हो गए मणिपुर में, उनको आप दोबारा आधार इशू कीजिए। ओके, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया है C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये जो आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ओके, नॉट फाइटर। ये कार्गो वगैरह ले जाता है, बैटल टैंक्स वगैरह रख के ले जा सकता है। यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बात है, तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सी, यहाँ पर हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, ठीक है, पार्लियामेंट पैनल, उन्होंने कहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की भी। ओके, सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी में चेंज कर दो उससे कुछ नहीं होगा। कई स्कूल्स हैं जहाँ की हालात बहुत खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। तो पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलप करना है हमें और साथ में अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना है, especially in countries' remote areas and urban slums, to improve access to education in marginalized community
in line with national education policy. It also recommended assessment of technological infrastructure in higher education institutes. Ensure the benefits of national education policy reach the marginalized communities. It recommended training of teachers, जो कि बहुत जरूरी है स्पेशली हायर एजुकेशन में, क्योंकि देखिए जब इंजीनियरिंग से भी अगर स्टूडेंट पास होते हैं और फिर आपको पता है 70% इंजीनियर्स तो हमारे अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयड वो सिर्फ अकेले उनकी गलती से नहीं घूम रहे हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन है भी नहीं हमारे इंस्टीट्यूट्स में, एंड इट इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। राइट, और सॉरी टू से दिस बट जितना हमने अपने कॉलेजेस में देखा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जिनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए टीचिंग में आ जाते हैं। ऑलराइट, तो फिर वो बच्चे भी उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं निकलते हैं और फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट इशू एंड ये सब। ट्रेनिंग ऑफ टीचर हु वर्क इन दीज communities, scholarships and financial support, community engagement, beside collaboration and partnership with NGO and civil society organization. To enhance the access to education for marginalized communities is not only a moral imperative but also essential for sustainable development. Gaps and identify करने की जरूरत है and solutions की. Okay, to bridge any issue relating to technological gaps, investment in digital infrastructure, faculty training, development learning, tech integration and so on. ओके, तो ये सब वही बोल बच्चन बातें हैं कि हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं। ओके, नोट दैट। अब ये आर्टिकल निर्मला सीतारमन जी ने लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि टोटली वन साइडेड होगा। ऑलराइट, तो मैं आपको इसका दूसरा साइड भी बताऊंगा, बट ये मत सोचिएगा कि मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं आपको आपके एग्जाम के लिए दे रहा हूँ ये सब। ओके, क्योंकि सिर्फ हमें स्कीम जानना या क्या स्टेप्स लिए वो नहीं, उनमें अगर कहीं पे कोई लूप होल है, कोई फेलियर सामने आया है तो उसको भी अपने आंसर में लिखना होता है आपको। Government took resolute action with respect to Article 370, Triple Talaq, Women Reservation Bill and so on. Okay. Now हम लोग फोकस कर रहे हैं women led development पे, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है कि women constitute around 48% population, ठीक, ऑलमोस्ट 50% ही मान लीजिए। तब ये भी ऑब्वियस है कि अगर आप अपनी 48% पॉपुलेशन को घर पे बिठा दोगे तो आप एक डेवलप कंट्री बनने का सपना पूरा नहीं कर सकते। राइट, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इन्होंने कहा कि विमेन को एम्पावर करने के लिए हमें कई स्टेप्स लिए, जैसे उज्ज्वला योजना। ठीक है, दे क्लेम कि हमने 12 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बट ये भी सच है कि इनमें 70% से ज्यादा लोगों ने दोबारा रिफिल नहीं करवाया उनको, ड्यू टू हाई कॉस्ट। स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका तो हम काफी कुछ देख चुके हैं। विमेन रेसलर का इशू, ठीक है, कितनी सेफ्टी मिल रही है बेटियों को, ठीक। ऑलराइट, मणिपुर का इशू दैट 2 women were paraded new। राइट, मुद्रा योजना, मुद्रा योजना में लोन तो बहुत दिया गया है, बट अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 90% जो लोन्स दिए गए दे आर अमाउंट ऑफ लेस देन 50K। अब 50,000 में तो शायद एक रेडी पे ठेला लगाना भी शायद मुश्किल हो जाएगा आज के टाइम में। ठीक है, तो सिर्फ मुद्रा योजना में इतना लोन गया इतना लोन गया डजेंट मैटर, बट वो किस क्वालिटी का गया वो मैटर करता है। इंक्रीज मैटरनिटी लीव, तो हाँ 26 वीक कर दी इसको बढ़ाकर, तो वो अच्छी बात है। परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस, तो ये आपने दिया है वो ठीक है, बट अगर आप देखेंगे तो सीआरपीएफ में, ओके, आपने जितना रिजर्वेशन दिया था ना वुमेन को उतनी पोस्ट तक फिल नहीं हो रही है। ठीक है, टोटल वैकेंट पड़ी हुई है पोस्ट, आना ही नहीं चाहती वुमेन उसमें। एंड द रीजंस आर सर्विस कंडीशन, सर्विस कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, एक तो काफ़ी रिमोट एरियाज में आपको वर्क करना होता है और लीव उतनी ज़्यादा नहीं मिलती, और मैंने आपको बताया था कि सीआरपीएफ में इस वक्त सुसाइड रेट बहुत हाई है। ठीक है, अब वो मल्टीपल रीजन है, उनका फैमिली स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस या वर्किंग कंडीशन का स्ट्रेस जो भी है। ठीक है, तो सिर्फ विमेन को उसमें एलिजिबल कर देने से चीज़ें नहीं सुधरेंगी। 70% of the loans under PM Mudra Yojana have been sanctioned to women. The loans up to rupees 1 million, that is 10 lakh rupees, to support micro level units and those self-employed. 80% of the beneficiaries is under Stand Up India are women. Women got joint ownership of house made under प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसमें भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि वेस्ट बंगाल में कई अच्छे खासे रिच लोगों ने भी इसके बेनिफिट लिए हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि इस स्कीम में काफी सारे फेक बेनिफिशियरीज के केसेस सामने आए थे, काफी सारे फेक बेनिफिशियरीज, तो जो आइडेंटिफिकेशन है वो उतना अच्छा नहीं है उसमें। नियरली 43% ऑफ दी स्टेम ग्रेजुएट्स, स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिकल एंड सो ऑन। ओके, तो 43% ऑफ स्टेम ग्रेजुएट्स इन इंडिया आर वुमेन। काफी सारी वुमेन साइंटिस्ट ने अच्छा अचीवमेंट भी किया, चंद्रयान, गगनयान मिशन, मार्स मिशन, मॉम मिशन दैट इज,
ओके, तो अभी 43% अगर स्टेम ग्रेजुएट वीमेन है भी तो भी डजेंट मैटर, बिकॉज 70% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड राइट नाउ। ऑलराइट, तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे तो चाहे वो मैन हो विमेन हो, अगर ग्रेजुएट हो भी रहे हैं तो डजेंट मैटर, कुछ चेंज नहीं हो रहा है उनकी लाइफ में। नेक्स्ट, ये जो मिशन भी हमने बहुत अच्छे से कामयाब करके दिखाए हैं इसरो ने, उसके बाद भी इसरो का इस साल बजट जो था वो आपने 5% डिक्रीज कर दिया। ठीक है, ये भी आपको हाईलाइट करना होगा। उसके बाद टुडे मोर women आर एनरोलिंग इन हायर एजुकेशन देन मैन इन इंडिया, सो दैट इज गुड थिंग, बट अल्टीमेटली सिर्फ एनरोल करने से कुछ नहीं होगा। आप कितना एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हो वो मैटर करता है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हम लोग क्या कहते हैं, जैसे एक विलेज की सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। ठीक है, अगर आप ये कहें कि एक पर्टिकुलर विलेज में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहा है, सपोज क्लास 8 के बाद ड्रॉप आउट हो रहा है, तो इसको कैसे अरेस्ट करें? तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उस गांव में जो भी लोग पढ़े थे, चलिए मान लीजिए कुछ लोग थे जो ग्रेजुएट थे, ठीक है, लेकिन अगर वो आज अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड घूम रहे हैं या मजबूरी में ही सही वो फार्मिंग में ही इंगेज है, तो फिर इन बच्चों के पास क्या मोटिवेशन रह जाता है कि यार हम आगे पढ़ाई करें, ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें। अगर ये फार्मिंग में ही आना है उन्हें मजबूरी में, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग अच्छी फार्मिंग करते हैं, लाइक कुछ लोग थोड़ी एडवांस लेवल की जो फार्मिंग करने लगे हैं आजकल, स्पेशली दिल्ली एनसीआर रीजन के सराउंडिंग में। ठीक है, लेकिन अगर उन्हें अपने गांव में पढ़े हुए ग्रेजुएट लड़के को भी फार्मिंग करते हुए ही देखना है या अनएम्प्लॉयड घूमते हुए ही देखना है, तो इन बच्चों का मोटिवेशन चला जाता है कि हम क्यों पढ़ाई करें। ऑलराइट, तो ड्रॉप आउट को टैकल करने के लिए ज़रूरी भी है कि जो लोग पढ़े हैं उनको उतना अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी दीजिए, ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो मोटिवेट हों उसके लिए कि पढ़ाई से लाइफ सुधर सकती है हमारी। 46% of the elected representatives in rural local bodies in India. This success cannot be achieved if 50% of the population, that is women, remains confined to their homes. तो सही बात है, तो इसी के लिए लेकर आए हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ओके, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एग्जांपल देते हैं गवर्नमेंट अधिकतर, दैट ए आदिवासी वुमेन हैज बिकम द प्रेसिडेंट। अब ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपके कंक्लूजन के लिए बहुत अच्छे हैं। We must remember that empowering women means empowering a nation, and when a women thrive, society prosper. Alright, इसमें आप अंबेडकर जी को भी कोट कर सकते हो। पी आर अम्बेडकर सेड कि अगर मुझे एक सोसाइटी की प्रोग्रेस मेजर करनी होगी तो वो मैं मेजर करूंगा उसकी विमेन की प्रोग्रेस से। ऑलराइट, ये आप इसमें कोट कर सकते हो। नेक्स्ट है A to Z ऑफ जीडीपी। तो इसमें बस इतना याद रखिए, कहीं ना कहीं अब हमें इस हमारा जो जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर है उसको रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि ये बेस ईयर अभी भी है 2010-11 का। ठीक है, ऑलमोस्ट ए डेकेड ओल्ड, टोटली आउटडेटेड है। राइट, काफी कुछ चेंज हो चुका है तब से अब तक। तो अब जरूरत है इस बेस ईयर को चेंज करने की, बस इतना काफी है। अ, अभी 1-2 दिन पहले ही डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था ये ब्लड प्रेशर वाली। ठीक है, इसमें कहा गया था कि इंडियंस अवेयर ही नहीं है, उनकी बॉडी में ब्लड प्रेशर की चीजें शुरू हो रही है। तो डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट जो लास्ट वीक आई थी उसने कहा था मोर देन 180 मिलियन पीपल, दैट इज 18 करोड़, मोर देन 18 करोड़ पीपल इन द कंट्री आर लिविंग विद द कंडीशन, बट लेस देन 37% ऑफ आर अवेयर ऑफ इट। ऑलराइट, 18 करोड़ लोग इस कंडीशन के साथ जी रहे हैं, बट ओनली 37% ऑफ आर अवेयर ऑफ इट, and only 30% of those diagnosed with blood pressure start treatment and only 15% मैनेज टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो बस ये थोड़ा सा डेटा याद रखिए, अगर इस पे कल को क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इंट्रोडक्शन यहाँ से रेडीमेड आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कि हाई बीपी, इट इज वेल नोन, इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए पेशेंट and it not only lead to heart attack and strokes but also affect the kidneys and the eyes. It is one of the leading causes of mortality in the country. We first focus on creating awareness about the hypertension. Blood pressure can go undetected for long periods because it does not show any symptoms. They are not aware of the negative consequences of uncontrolled hypertension. स्पेशली अगर हम पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात करें तो वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं अपना मेडिकेशन आफ्टर देयर कंडीशन रिटर्न्स टू नॉर्मल। नाउ अवेयरनेस डेफिसिट अमंग द पेशेंट इज नॉट द ओनली वरी, बिकॉज हमने इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। इस प्रोग्राम में पीपल अबव द एज ऑफ 30 शुड हैव देयर बीपी मेजर्ड एट ईच इंटरेक्शन। ओके, अगर आप 30 प्लस हो तो साल में 3-4 बार आपको अपना बीपी चेक करवा लेना चाहिए। ये कई बार आपको पता नहीं होता है और फिर अल्टीमेटली वो आपकी पूरी हेल्थ के साथ साथ आपकी आईज तक को भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है। As hypertension has spread to small towns and rural parts of the country, the healthcare deficit in these areas
हैव ए बियरिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द केयर। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक सर्वे बताता है कि ओनली 1/3 ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन रूरल बिहार कुड प्रोवाइड क्वालिटी हाइपरटेंशन केयर। ये और इंडिया में ये हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा रीजन है सॉल्ट। तो WHO कहता है कि हमें हार्डली 2 mg लेना चाहिए, ठीक है, पर डे, पूरे दिन में। हम लोग लेते हैं 10 mg तक। राइट, तो अपने सॉल्ट का इंटेक कम कीजिए, स्पेशली अगर आप 30+ हैं तो जरूर कीजिए। These are not important for your exam. Don't waste your time in these things. अच्छा, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, कि हम लोग पॉलिटी जो हमारी सीरीज चल रही है, तो इस पॉलिटी में आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है पार्लियामेंट चैप्टर। राइट, तो अगर आपको लगता है कि इसमें आपके साथ कंसेप्चुअल इश्यूज हैं या आप इसके क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, बार बार सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आप आज रात को हमें 10 PM पर लाइव सेशन के लिए गूगल मीट पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लिंक के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 99, या फिर आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं @easy_s51। राइट, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। राइट, अगर आप लोग अटेंड करना चाहते हैं तो ओके, टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट। राइट, ये फ्री है आज के लिए, ठीक है, तो आप ये चैप्टर अगर आपको वीक लगता है तो आप एक बार अटेंड कर सकते हैं। एनीवे, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पर कुछ काम का नहीं है, लेट्स मूव टू दिस। ओके, तो ये वही WHO रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन की बात है। पिछले आर्टिकल से आपको इंट्रोडक्शन मिल चुका है, एक डेटा मिल चुका है। और मैं जैसा आपसे हमेशा कहता हूँ, जब भी आप सोशल या सिक्योरिटी के टॉपिक्स करें तो अपना इंट्रोडक्शन रेडी रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपका इंट्रोडक्शन या तो किसी रिपोर्ट से शुरू हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे WHO की रिपोर्ट है, अगर हाइपरटेंशन में क्वेश्चन आता है, या फिर आपके साथ कोई डेटा हो, जैसे कि हमारे यहाँ 18 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, बट हार्डली 37% आर अवेयर ऑफ इट। तो अब करें क्या इसके लिए, कैसे कंट्रोल करें इसको? सबसे पहला, लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। ओके, ईट हेल्दी, कट डाउन द सॉल्ट इनटेक, डोंट स्मोक एंड ड्रिंक, इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी, जो कि यूपीएससी में थोड़ा मुश्किल होता है, रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल एंड इंप्रूव योर स्लीप। The medications are readily available and not very costly in the country. That's true. Okay, if follow up at least 3 to 4 times in a year. आप सेल्फ मॉनिटर भी कर सकते हैं बिकॉज देयर आर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन्स। ओके, कटिंग डाउन ऑन सॉल्ट इज वन ऑफ द इजीएस्ट इंटरवेंशन। WHO रेकमेंड करता है ओनली 2 grams ऑफ सॉल्ट इन अ डे, जबकि इंडियंस कंज्यूम कर रहे हैं 10 grams ऑफ सॉल्ट इन अ डे। तो इसको थोड़ा सा कम कीजिए। यहाँ पे एक टर्म है इकोनॉमिक मोबिलिटी। ये क्या होता है? देखिए, सपोज किसी के फादर थे जो कैजुअल वेज एम्प्लॉयमेंट में काम करते थे, लाइक अ लेबर सॉर्ट ऑफ, ओके, लेकिन आज सपोज कि उसका बेटा थोड़ा इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल या फॉर्मल रेगुलर वेज जॉब में, लाइक किसी कंपनी में बढ़िया काम कर रहा है अच्छे से, ओके, तो उसको आप कहते हो इकोनॉमिक मोबिलिटी। लाइक उसके फादर बहुत ही कैजुअल वेज अर्न करते थे, ठीक है, बट बेटा थोड़ा पढ़ लिख के आज एक फॉर्मल कंपनी में अच्छी जॉब कर रहा है, तो इसे कहा जाता है इकोनॉमिक मोबिलिटी। तो इकोनॉमिक मोबिलिटी अभी भी शेड्यूल कास्ट में बहुत कम देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ देयर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। ये है ओसिरिस रेक्स। कल हमने इसकी बात की थी कि इसने एस्टेरॉइड बेनू से सैंपल रिटर्न किए हैं। राइट, नाउ दिस इज द लार्जेस्ट सॉइल सैंपल एवर। ये आप देख सकते हो, ये कैप्सूल है जो ओसिरिस रेक्स ने गिराया ऊपर से, ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर ऊपर से, ठीक है, और ये कहाँ पे आके गिरा है? उटा डेजर्ट। तो उटा डेजर्ट की लोकेशन याद रखिए, ये कहाँ है? USA में। गम ड्रॉप शेप्ड कैप्सूल रिलीज फ्रॉम द रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट ओसिरिस रेक्स। राइट, ये 6 साल पहले लॉन्च किया गया था 2016 में। इट वॉज अ जॉइंट मिशन बिटवीन US स्पेस एजेंसी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना। इट इज द थर्ड एस्टेरॉइड सैंपल मिशन। इससे पहले 2 सैंपल मिशन हो चुके हैं जो कि जापान ने लॉन्च किए थे। उनकी स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA। फिर 2010 में लॉन्च किया था, 2020 में लॉन्च किया था। तो अगर प्रीलिम्स में इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाएं कि दिस इज फर्स्ट सैंपल रिटर्न मिशन फ्रॉम एस्टेरॉइड, तो ऐसा नहीं है, दिस इज थर्ड सैंपल रिटर्न मिशन। ओके, और फर्स्ट ही नहीं देगा हमेशा, कई बार ये भी बोल सकता है फोर्थ सैंपल रिटर्न, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2016 में लॉन्च किया गया था, बेनू पे पहुंचा, ठीक है। बेनू क्या है? एक स्मॉल कार्बन रिच एस्टेरॉइड है जो डिस्कवर किया गया था 1909 में, और 2 साल की जर्नी के बाद ही 2018 में वहां पर पहुंचा था। पेनिस, राइट। अब आपसे यूपीएससी अगर मेन से पूछेगा तो वो यही पूछता है कि इससे
इसके सिग्निफिकेंस क्या, मतलब इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा, पहली बात तो ये वेन्यू जो है इट इज ए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट बिकॉज इट पासिस रिलेटिवली क्लोज टू आवर प्लैनेट एवरी 6 years. ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ लूज कलेक्शन ऑफ रॉक्स, बट ये बहुत ही टाइनी है कंपेयर टू चिक्सुलुप। चिक्सुलुप कौन सा है? ये वो एस्टेरॉइड था जो अर्थ पर 66 मिलियन ईयर एगो गिरा था और इसने वाइप आउट कर दिया था सभी डायनासोर्स को। राइट, बेनो इज द रेलिक ऑफ अर्ली सोलर सिस्टम। तो इसकी जो केमिस्ट्री है, जो मिनरलोजी है, वो आज भी अनचेंज है बिल्कुल। तो शायद हमें यहाँ से बेटर एविडेंस मिल सकते हैं उन मिनरल्स के जिसने पहली बार लाइफ प्रोड्यूस की होगी माइक्रोब्स में। ऑलराइट, क्योंकि इसकी ये पूरा का पूरा आज भी वैसा ही है जैसा कि बिग बैंग जब हुआ था 4.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, इट होल्ड्स वैल्यूएबल क्लूज अबाउट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रॉकी प्लैनेट सच एज अर्थ। It may even contain organic molecules similar to those necessary for emergence of microbes. Alright? तो इसका सिग्निफिकेंस आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पुरानी जो हमारी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी कि जैसे शिप, अगर मान लो सपोज टाइम हमें शिप बनानी होती थी ऐसे, ठीक है, तो हम एक ये प्लैंक लेंगे, ठीक है, एक प्लैंक ये लेंगे, और फिर दोनों को अटैच करने के लिए क्या करेंगे, बीच में प्लैंक ठोकते थे। ओके, बीच में प्लैंक लगाएंगे, फिर रोप से बांध देंगे, या कोकोनट की वो होती है जो, हाँ अब क्या बोलते हैं उसको, कोकोनट फाइबर। ओके, उसको यूज करते थे, आप उससे टाई अप करते थे, मतलब पुराने जमाने में जिस तरह से बोट बनाई जाती थी। ऑलराइट, अजंता की इसकी वॉल पर हमें ऐसे ये चीज इंफॉर्मेशन मिलती है कि बोट इस तरीके से बनाई जाती थी। तो ऐसी एक बोट ये लोग अब बनाकर ऐसे जर्नी पे जाने वाले हैं। कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ऐसे ही मौज मस्ती। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप ये चीजें देख लीजिए। ताम्रलिप्ति, इट वॉज ए पोर्ट एट बंगाल कोस्ट, ऑलराइट, कोणार्क, उड़ीसा। ठीक है, यहाँ महाबलीपुरम, इसे मामल्लापुरम भी कहते हैं, बिल्ट बाय नरसिम्हा वर्मन वन। ठीक है, दिस वन इज नागापट्टिनम। ये ये अरिकामेडु, ये भी तमिलनाडु पे, उस तरफ लिखिए तो कंफ्यूज मत हो ना, ये है अरिकामेडु। ओके, तमिलनाडु कोस्ट। दिस इज नागपट्टनम। मुजेरिस, ये केरल कोस्ट पर है, मुजेरिस। ओके, दीज आर फेमस पोर्ट्स। बेरीगाजा, आज का भरूच। सोकोट्रा आइलैंड, ये यहाँ पर आता है, और यहाँ पर ये कंट्री है ओमान, उसके अंडर में आता है। ऑलराइट, बैरेनिक, म्योस, हॉर्मोस, अलेक्सेंड्रिया। ठीक है, इधर आते हैं चाइना में तो हेपू, ये अंकोर वाट है, ये तो इंटरनल में है, यहाँ पे फेमस टेम्पल है हमारे। ओके, शैलेंद्र डायनेस्टी ने बनवाए थे, अंकोर बोरई एंड बोरो पुदूर। तो ये लोकेशन देख लीजिए, और बस नाम ये याद रखिएगा कि ये सब एंशियंट पोर्ट हैं। ये पोर्ट पे क्वेश्चन पूछने की बड़ी अच्छी आदत है यूपीएससी को, इजी हो जाती है आपके लिए चीजें मार्क गेन करना। तो ये यहाँ पर वही बात है कि आप वो डेडलाइन डेडलाइन आ रही थी ना 31 अक्टूबर वाली, कि तब से लागू होगा, ये जो डिनाई कर दिया था हमने, थोड़ा सा डिले कर दिया था। इम्पोर्ट के लिए आपको परमिशन लेनी होगी, बट उसमें गवर्नमेंट फिर भी एक कंडीशन तो लगा के रख रही है अभी भी, कि जैसे कोई कंपनी है उसने लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर्स वगैरह इम्पोर्ट किए हैं, तो इन्हें गवर्नमेंट से एक तो पहले रजिस्टर करना होगा। ठीक है, और उसके बाद ये भी बताना होगा कि आपने कितने कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स इंपोर्ट किए हैं, ठीक है, कितने, क्वांटिटी, एंड किस कंट्री से किए हैं ये भी, ठीक है, ये भी बताना होगा। तो उसी के लिए वो कंपल्शन आया था जो हमने कहा था कि ट्रस्टेड सोर्सेज से। ठीक है, मतलब अगर हम नहीं चाहते कि चाइना से इंपोर्ट हो, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रस्टेड सोर्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। आप ताइवान से ले लीजिए, ठीक है, या आप यूएसए से ले लीजिए, या आप जापान से ले लीजिए, या कोरिया से ले लीजिए, ये हमारे ट्रस्टेड सोर्स होंगे, वो गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। ऑलराइट, तो ये इन कंट्रीज को करना होगा, और इसके पीछे पूरा गोल क्या है, इसके पीछे गोल है लोकल प्रोडक्शन को एनकरेज करना, कि आप लैपटॉप पीसी यहीं पर बनाइए, वरना इंपोर्ट के लिए तो फिर आपको काफी सारे तामझाम करने पड़ेंगे। ऑलराइट, इसी को कहते हैं इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब हम इंपोर्ट अभी इसका बैन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले अटेम्प्ट किया था, बट इंडस्ट्रीज के लिए रेडी नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी हम सब इंपोर्ट बैन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंपोर्ट को मैनेज कर रहे हैं कि कंपनीज को रजिस्टर करना होगा एंड शेयर हाउ मेनी लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स आर बीइंग इंपोर्टेड एंड फ्रॉम विच सोर्सेज। ठीक है, तो कल को लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ जाए, या हम अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना चाहते हैं, या अपने इंपोर्ट कैसे रिड्यूस करें, तो उसमें आप इस एग्जाम्पल को कोट करेंगे कि गवर्नमेंट इस तरह का लेकर आई है इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। डोंट फॉरगेट दिस वर्ड, इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये वर्ड जरूर लिखना, नहीं तो आप पूरी बस रामायण लिख दो वहां पे कि गवर्नमेंट ने बैन लगाने की कोशिश की थी बट अभी लगा नहीं पाए। यूज दिस वर्ड, इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आपको रजिस्टर करना होगा और बताना होगा। और दिस इज ए ग्रेट न्यूज, ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल बस लॉन्च किए। अब देखिए सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन ही नहीं होता है,
ग्रे हाइड्रोजन भी होता है, ब्लैक हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है, बहुत कुछ होता है। तो ये कभी मैं आपको सेपरेट लेक्चर में कराऊंगा, ये काफी लेंथी टॉपिक हो जाएगा। बट अभी के लिए फिलहाल ये जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्रायल लॉन्च किया गया है ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बसेस इन दिल्ली एनसीआर, राइट। एंड दीज बसेस वर मैन्युफैक्चर्ड फॉर बाय टाटा मोटर्स। तो ये एक अच्छी बात है। पहली बात तो ये बिना पैसेंजर के रन करेंगी अभी दिल्ली और एनसीआर रीजन में। बिना पैसेंजर के क्यों? क्योंकि अभी इसकी सेफ्टी चेक चल रहा है। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इसमें ये हाईली फ्लेमेबल होती है, क्योंकि आग पकड़ लेती है बहुत जल्दी। तो अभी इस टेक्नोलॉजी को इतना शॉर्ट नहीं है, इसकी प्रोग्रेस मॉनिटर की जा रही है। और ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होता है तो आपको पता है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो एक इलेक्ट्रोलाइजर का यूज करके इसको स्प्लिट किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइजर का, ठीक है। इसको स्प्लिट किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल को। तो और अगर आप ये स्प्लिट मतलब इलेक्ट्रोलाइजर, अगर आप जो इलेक्ट्रोलाइजर यूज कर रहे हो वो रिन्यूएबल एनर्जी से है, ओके, आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हो इस वाटर को स्प्लिट करने के लिए, तो वो कहलाती है ग्रीन हाइड्रोजन। ऑलराइट। और अगर आपने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की थी एज इलेक्ट्रोलाइजर, अगर वो आपकी फॉसिल फ्यूल से बनी थी, तो वो फिर कहलाएगी ग्रे हाइड्रोजन, राइट। नाउ नो कार्बन एमिशन इन इट्स एंटायर वैल्यू चेन। 30 kg तक का आप फिल कर सकते हो, और 30 kg फिल करके ये चलेगी 350 किलोमीटर एक बार फ्यूल कराने पे, ओके। दैट मीन्स ये आपको कितनी अच्छी एफिशिएंसी दे रही है, दैट योर व्हीकल इज रनिंग 12 किलोमीटर फॉर 1 kg। अगर इसका कंपेयर करें हम डीजल से, तो इट रन्स ओनली 3 किलोमीटर ऑन पर लीटर। तो ये उससे 4 टाइम ज्यादा एफिशिएंट है। And one more important thing is 10 to 12 times of fully refill burst with 30 kg। ये सिर्फ 10 से 12 मिनट लेता है पूरी तरह से रिफिल करने में। तो अब इसको कंपेयर कीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट कर रहे हैं, बट उनको चार्ज करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बट ये 10-12 मिनट में फिल हो जाएगी। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बसेस इलेक्ट्रिक बसेस से बेटर है दोनों मायने में, ठीक है। माइलेज ही बहुत अच्छा दे रही हैं, और उनको रिफिल करने में टाइम भी बहुत कम लग रहा है। हाइड्रोजन reacts with oxygen in the fuel cell, releasing electrical energy to power the automobile and water as the byproduct। ओके, हमने पीछे देख लिया ऑलरेडी, नो कार्बन एमिशन, वाटर इज ए बाय प्रोडक्ट। फ्यूल सेल्स आर कंसिडर हाईली एफिशिएंट एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल आईसी इंजन, क्योंकि माइलेज भी ज्यादा दे रहे हैं। एंड फ्यूल सेल्स आर हाईली एफिशिएंट, दे हैव एडवांटेज ऑफ लॉन्ग रेंज एंड लोअर रिफ्यूलिंग टाइम एज कंपेयर टू बैटरी व्हीकल। ठीक है, 10-12 मिनट में फिल हो जाता है। यहाँ पे मूडी ने कुछ कंसर्न रेज किए हैं आधार पे कि देखिए जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, इनके फिंगरप्रिंट्स में काफी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप ऑथेंटिकेशन करेंगे ना, तो वो रिजेक्ट कर देगा इस ऑथेंटिकेशन को। और रिजेक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, कि आपकी जो भी वेलफेयर स्कीम वगैरह में आपका नाम है, ठीक है, तो आपको वो बेनिफिट्स डिनाई कर दिए जाएंगे कि ये आधार कार्ड आपका मैच नहीं हो। और ये हो रहा है, कई लोगों के साथ होता है ये, ठीक है। लेकिन फिर इसके लिए हमने ऑल्टरनेटिव रखा है ना, कि आप ओटीपी से वेरीफाई कर दीजिए। आपने कोई तो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया होगा। अगर आप बहुत ही पुअर है, आपका मोबाइल नंबर नहीं है, तो फिर दूसरी भी ऑप्शन हैं, जैसे आपका आईडी स्कैन किया जाता है, राइट। तो ये मोडी का ये पॉइंट एक्चुअली इनवैलिड है, और गवर्नमेंट ने भी इसको पूरी तरह डिनाई किया है कि नहीं, ये फालतू बात कर रहे हैं बिना किसी एविडेंस के। Alright, so that's it for this session. Thanks for joining. And अगर आपको पॉलिटी पार्लियामेंट चैप्टर करना हो अच्छे से, तो आप रात को 10 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिंक के लिए आप मुझे टेलीग्राम कर दें या व्हाट्सएप कर दें। ओके, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।